नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं जंग के मुहाने पर दुनिया। रूस और यूक्रेन के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। इस तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन में कई धमाके हुए हैं। ये धमाके रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले शहर दोनेत्स्क में हुए। अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत भी हो गई है। और इस बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण के साथ ही परमाणु युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस विवाद में भारत का क्या पक्ष पड़ेगा, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। तो यूक्रेन और रूस के विवाद की वजह क्या है, ये भी हम आपको बताते चलेंगे। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। आखिर क्यों रूस और यूक्रेन में विवाद हो रहा है। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है वो अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब युद्ध की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो ये काफी घातक होगा। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। इस तनाव के बीच में पूर्व यूक्रेन में कई धमाके भी हो चुके हैं। ये धमाके रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले शहर दोनेत्स्क में हुए हैं। अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत भी हो गई है। और इस बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ ही परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। वहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम दुनिया को झेलने पड़ेंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ इस पर दुनिया का क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ में है और रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा जी हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो अमरदीप सर, सबसे पहले तो हम आपसे विवाद की पहले वजह ही जानना चाहेंगे कि ये जो इतना हाहाकार मचा हुआ है 2 देशों के बीच में, ये क्यों हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये विवाद अब इतना क्यों बढ़ गया? देखिए, since ages Ukraine was part of this complete Russian area, लेकिन जब रूस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति के दौरान में कि यूक्रेन जब जार के खिलाफ ये क्रांति थी तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया। लेकिन उसकी आजादी महज कुछ वर्षों की, 2 या 3 वर्षों की रही और रशिया ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से जो यूक्रेन के वासी थे उनका जो एक आजाद रहने का जो फिलॉसफी थी, आजाद रहने की जो इच्छा थी, वो वहीं पे दब के रह गई। उसके बाद यूक्रेन जो है रूस का अहम हिस्सा बना रहा। लेकिन जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ रूस का और उससे करीब 15 देशों का जो निर्माण हुआ, उसमें यूक्रेन भी एक हिस्सा था। लेकिन यूक्रेन जो है एक बहुत सारे एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, जिसके लिए रशिया की नजरें हमेशा यूक्रेन पे बनी रही और रूस की हमेशा ये इच्छा रही कि किसी भी प्रकार से यूक्रेन जो है उनका हिस्सा बन जाए। उसी के मद्देनजर रखते हुए रूस ने क्रीमिया पे हमला करके क्रीमिया को कैप्चर किया। क्रीमिया जो है वहां से जो गैस की पाइपलाइन है, गैस है, वहां पे खनिज है बहुत सारे, है ना। उसके अलावा यूक्रेन जो है यूरोप का जो है ग्रेनरी कहलाता है, यहाँ पे जो गेहूं है उसका उत्पादन भी बहुत है, बहुत बड़े बड़े मैदान है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब तो हो गई उस तरह की व्यवस्था की जिसमें आपको खनिज भी मिल रहे हैं, वहाँ की पैदावार भी अच्छी है। उसके अलावा आप ये समझिए कि जो यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो भी अपने आप में पढ़ी लिखी और समर्थ और युवा लोग हैं, जबकि रशिया जो है वो अपने आप में अपनी पॉपुलेशन की कमी यानी युवा पॉपुलेशन की कमी को झेल रहा है। उसको एक वर्क फोर्स चाहिए। तो उस सब को देखते हुए रूस की नजर हमेशा से यूक्रेन पे बनी रही और उसने धीरे धीरे अपनी घेराबंदी की। दूसरा जो था, यूक्रेन अपनी जो स्वायत्तता या अपनी जो सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए उसने प्लान किया कि उसको हमेशा से खतरा था कि रूस मेरे पे कब्जा ना कर ले, तो उसने रुख अपनाया
नाटो का और यूरोपियन यूनियन का, और इस तरह करके जो है उसने अपने आप को नाटो की तरफ बढ़ाना शुरू किया और 2021 में उन्होंने अपने आप को कहा कि हम नाटो ज्वाइन करें। लेकिन रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नाटो या अमेरिकन फोर्सेस जो है उसके नेक्स्ट डोर बैठे, क्योंकि यदि नाटो में शामिल हो जाता तो जैसा हम सभी जानते हैं कि नाटो का मेंबर बनने का मतलब है कि यदि किसी भी नाटो के किसी भी मेंबर देश पर कोई खतरा या कोई भी मंडराता है तो उसका जो सहयोग जो है सारे देश करेंगे। एंड दे आर मिलिट्रीली, उन्होंने एक साइन किया हुआ है अपना पैक्ट कि सबकी मिलिट्री जो है उस देश को बचाने के लिए जी जान से जुट जाएगी, और वो किसी भी बहाने से अमेरिकन और नाटो फोर्सेस जो है यूक्रेन में आ जाएंगी। द मोमेंट दे रीच टू यूक्रेन, जो रशिया जो है, मॉस्को जो है, हार्डली एनी डिस्टेंस फ्रॉम देयर। तो कहने का तात्पर्य है कि उधर अमेरिका ने उसको लुभाना शुरू किया कि आप हमारे खेमे में आ जाओ, सो दैट दे गेट क्लोज टू रशिया। रशिया का था कि उस पर किसी तरह अपने रिसोर्सेज जो है वो रिगेन करके उनको वापस अपने साथ ले ले। तो ये सब मुद्दे हुए। लेकिन अभी जो माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह अमेरिका जिस तरह मीडिया को प्ले कर रहा है कि अब रशिया 6 घंटे बाद हमला कर देगा, रात को इतने बजे के बाद रशिया जो है यूक्रेन पर हमला कर देगा, रशिया ने ये कर दिया एंड द वॉर इज इनएविटेबल, ऐसा इस तरह की जो बयानबाजी है उससे भी माहौल बहुत खराब हुआ है। देखिए, जिस तरह भारत का स्टैंड है और जिस तरह हम सब जो भारतवासी हैं उनका भी ये कि किसी भी प्रकार से इस तरह की सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ उसमें आग में घी डालने के बजाय। और ये आग में घी डालने का काम अमेरिका कर रहा है। रशिया तो वहां पर डिप्लॉयमेंट करके बैठा ही बैठा है, लेकिन उसको युद्ध के लिए उकसाने का जो काम है वो अमेरिका भी कम नहीं है कि बार बार वो इस तरह के बयानबाजी जो है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज युद्ध के जो है वो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस तरह की अमेरिका और रशिया दोनों ही विश्व के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बड़े देश हैं, ये युद्ध शायद, मुझे अभी भी ये पॉजिटिविटी लगती है कि ये युद्ध नहीं होगा। दे विल कीप फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। इस तरह की स्थिति जो है बनी रहेगी काफी कुछ समय तक, लेकिन शायद युद्ध ना हो, ऐसी मैं उम्मीद और ऐसी यू कैन से भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी त्रासदी होगी और पूरा विश्व जो है उसका खामियाजा भुगतेगा। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपसे भी मेरा सवाल ये है कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये काफी बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस वाला सवाल है अगर ये लड़ाई अगर होती है तो, क्योंकि एक तो इसमें यूरोप पूरी तरह शामिल हो जाएगा, उसके अलावा यूएस है और बाकी जो इस तरफ के देश हैं एशियन कंट्रीज के ऊपर एनर्जी क्राइसिस पैदा होगी, ऑयल एंड पेट्रोलियम के गैस के प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसके अलावा ये एक तरह से इसे कोल्ड वॉर की तरह देखा जा रहा है, तो पूरी दुनिया को साइड लेने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो दो भागों में बंटने वाली बात है, जैसे कि कोल्ड वॉर के जमाने में हुआ था। तो ये किसी के भी हित में नहीं है अगर ये लड़ाई होती है तो। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि आज का ये स्टेटमेंट जो आया है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से कि समिट लेवल की मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन। लेकिन जो शर्त उसके लिए रखी गई है वो ये है कि रशिया इन्वेड नहीं करेगा यूक्रेन को। तो ये शर्त जो अमेरिका की तरफ से आई है उसके अगर ये शर्त मानेगा रशिया तो ये समिट लेवल मीटिंग होगी और इसके लिए दोनों लीडर्स तैयार भी हो गए हैं। ऐसा ये वाली रिपोर्ट आज की है जो कि आ रही है, जो कि एक अच्छा स्टेप है, एक वे फॉरवर्ड है और ऐसे ही डिप्लोमेटिकली नतीजा और हल निकालना था इस समस्या का, जो जिसके लिए सभी लोग इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि डिप्लोमेटिकली कोई ना कोई हल और आगे का तरीका निकाला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो वो सबके हित में होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी ये किसी के भी हित में नहीं है और इसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में पैदा होगी वो तो है ही, जो कि जिसका असर सब पे पड़ेगा। उसके अलावा मिलिटरीली सभी कंट्रीज की इकोनॉमी वीक होगी, वो भी एक बात है। और नेटो जिसके ऊपर पहले से ही अफगानिस्तान में लेकर जो उनके ऊपर एक बोझ था, एक भार था, इतनी जल्दी एक और लड़ाई में पड़ना वो किसी के भी हित में नहीं है। बिल्कुल।
अमरदीप सर, अगर देखें इस विवाद को, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर दोनों देश के बीच में जो लड़ाई है वो हो जाती है? रशिया दोनों अपने आप में महाशक्ति हैं और दोनों देशों के पास इतना एटॉमिक वेपनरी है कि यदि ये शुरुआत हो गई तो यूं कहिए कि आधे से ज्यादा विश्व जो है वो तहस नहस हो जाएगा। नाटो कंट्री सारे इन्वॉल्व हो गए, रशिया उसमें इन्वॉल्व हो गया, रशिया के साथ चाइना ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है, बेलारूस इन्वॉल्व है। काइंड क्या, इट इज गोइंग टू बी थर्ड वर्ल्ड वॉर। और जिस तरह फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, करोड़ों सैनिक मारे गए, बेगुनाह सिविलियन मारे गए, उन सब की त्रासदी इस तीसरा वर्ल्ड वॉर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। यू कैन इमेजिन कि जब अमेरिका ने जापान पर 2 एटॉमिक बम डाले हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां पे जो कैजुअलिटी हुई, सिर्फ 2 बम डाले थे। आज की डेट में रशिया जो है उसके पास कितने वेपन्स हैं एटॉमिक, अमेरिका के पास, बाकी और दूसरे जो नाटो कंट्रीज है सभी के पास। और जब एक बार ये शुरुआत हो गई और जिस तरह ये परमाणु मिसाइल्स और उनका सब जो परीक्षण जो किया जा रहा है, नो डाउट कि इट विल लीड टू एटॉमिक वॉर। और एटॉमिक वॉर हुई तो मैं समझता हूँ और कुछ भी नहीं, तो जितने देश इन्वॉल्व होंगे, यानी कि यूरोपियन जो कंट्रीज होंगे, वो तो ऑलमोस्ट दे विल गो फॉर तहस नहस हो जाएगा, बिल्कुल इट विल बिकम अ हेल। उसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, जो आम आदमी है, जो देश इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, उनमें भी बहुत बड़ा क्राइसिस, गैस का क्राइसिस और खाने पीने की चीजों का क्राइसिस, हर तरह से दिक्कत, हर व्यक्ति को दिक्कत आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हर तरह से इसमें परेशानी आने वाली है। और यू नेवर नो, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई देश ऐसा रहेगा कि जो अनअफेक्टेड हो। देश विश्व का एक एक देश, एक एक नागरिक इससे जो है प्रभावित होगा। तो जिस तरह ये जो प्रमुख देश हैं, अपने आप में वर्ल्ड के लीडर देश हैं, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की उसको ना युद्ध की स्थिति ना आए। और यदि डिप्लोमेटिकली ये रिजॉल्व हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि यदि वॉर भी हुआ तो वॉर के बाद भी डिस्कशन ही होगा, टेबल पर बैठकर ही बातें होंगी। अल्टीमेटली कोई भी समस्या का समाधान आज तक युद्ध से नहीं हुआ है। युद्ध के बाद फिर संध्या होती है, टॉक्स होते हैं और रिजॉल्व होता है। तो यदि मैटर को रिजॉल्व बात करके ही करना है तो वो युद्ध से पहले कर ले, युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, इस विवाद में भारत का पक्ष क्या होगा? देखिए, भारत ने अपना पक्ष यूएनएससी के वोट से साबित कर दिया है कि वो किसी की भी तरफ अलाइंड नहीं है, किसी के साथ उसको नहीं जाना है, किसी का पक्ष नहीं वो ले रहा है। और हमेशा से भारत का पक्ष ये रहा है कि वो बीच का रास्ता लेके चले, नॉन अलाइंड पोजीशन बना के चले और मीडिएटर का काम करे, एक पीस मेकर का काम करे। और ये उम्मीद इस लड़ाई में भी यूक्रेन और यूएस दोनों लगा रहे हैं भारत से कि वो एक पीस मेकर का काम करे। हमेशा भारत ने दोनों साइड से बात करके और एक पीस मेकर का काम किया है। जैसे कि अर्ली 1950s में कोरिया वॉर के टाइम पर भी, जब कोल्ड वॉर अपने की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन इंडिया नॉन अलाइंड था, तो उसने दोनों साइड्स के साथ बात करके एक रीयूनिफिकेशन हो दोनों कंट्रीज का और साथ में हॉस्टिलिटीज कम हो, इसकी कोशिश की। तो हमेशा भारत अपने जो उसके संस्कार है, जो वैल्यूज है, उसके हिसाब से वो चलता है, जिसकी प्रशंसा हमेशा पूरे विश्व में हुई है कि वो मीडिएटर का काम करता है, पीस मेकर का काम करता है और एक बीच की पोजीशन, नॉन अलाइन पोजीशन लेके चलता है। तो यही उम्मीद अभी भी की जा रही है। अगर दोनों साइड बात करने के लिए कहेंगे तो जरूर भारत अपना रोल निभाएगा, जो कि सभी के हित में होगा। तो वो ये वाली पोजीशन इंडिया की है। और इंडिया ने यही चीज हमेशा से यूएनएससी में, क्राइमिया के बाद भी उसने एब्सटेंशन किया था यूएनएससी के वोट से, जो प्रोसीजरल वोट था। उसी से पता चलता है कि वो किसी का खुलकर सामने से पक्ष नहीं लेना चाहता है। और दोनों के साथ क्योंकि रिश्ते संबंध बहुत ही अच्छे हैं और एक ट्रेड रिलेशन भी है दोनों कंट्रीज के साथ, तो ऐसे किसी का पक्ष लेना ये हमारे हित में नहीं है। ठीक है। अमरदीप सर, आपका क्या पक्ष है कि अगर युद्ध यहाँ पर होता है तो इस विवाद में भारत का पक्ष क्या होगा?
एज इट इज, अभी सुमन शर्मा जी ने जैसे बताया कि भारत की जो आइडियोलॉजी है या भारत का जो एक वैचारिक मंच है वो ये है कि वसुधैव कुटुंबकम की सारा विश्व जो है एक कुटुंब की तरह है और लाइक वी आर ए फैमिली एंड मतलब हमें इस तरह की लड़ाइयों से अवॉइड मतलब करना चाहिए, इन तरह की लड़ाइयों को। और भारत का हमेशा से शांति का वो रहा है और भारत कभी भी किसका पक्षधर नहीं रहा। तो इसलिए अभी जैसे रिसेंटली भी रशिया ने भी बहुत अप्रिशिएट किया इंडिया को कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड है, किसी के साथ भी नहीं जुड़ रहा है और शांति की बात कर रहा है। अमेरिका से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, रशिया से हमारे संबंध न केवल व्यापारिक और मिलिट्री रिलेशनशिप है बल्कि हमारे सांस्कृतिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं रशिया से। रशिया की विभिन्न कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, यूक्रेन में भी हमारे स्टूडेंट है, रशिया के बहुत शहरों में हमारे स्टूडेंट है। तो हमारे जो रिलेशन है पूरे रशिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत जिस तरह भारत की जो पोजीशन है खाली मतलब वैचारिक रूप से नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी भारत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और रशिया दोनों ही कंट्री जो है भारत की तरफ देखते हैं और भारत को कोई सा भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहता। तो उस परिस्थिति में भारत दोनों के संबंधों के बीच एक पुल का काम कर सकता है जिससे कि दोनों को एक मतलब विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी वॉर इस मैटर को रिजॉल्व कर सके। और ये भारत के जो नेचर है उस नेचर को भी सपोर्ट करता है और इस तरह मतलब विश्व को भी इस तरह की त्रासदी से बचा सकता है। तो भारत को नॉन अलाइंड ही रहना चाहिए और शांति का प्रयास करना चाहिए और बहुत ही मैं कहूंगा कि प्रेशर के साथ करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। ही शुड टेक इनिशिएटिव एंड ही शुड स्पीक ओपनली टू अमेरिका एज वेल एज विद रशिया एंड टू अवॉइड दिस क्राइसिस। बिल्कुल, लेकिन अमरदीप सर, अगर रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ ही परमाणु युद्धाभ्यास भी वो शुरू कर दिया है, पहले भी वो कर रहा था, अब भी कर दिया है, और अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है, इसको कैसे देखें? देखिए बिल्कुल जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और मैं जैसे शुरू में भी कहा था कि जिस तरह अमेरिका की बयानबाजी चल रही है और जिस तरह काउंटडाउन बता रहा है कि फला डेट को फला समय पे जो है रशिया जो है यूक्रेन पे हमला कर देगा, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि जिस तरह रशिया का जो बिहेवियर है, जो रशियन फोर्सेस का जो जेस्चर है, उससे तो लगता है कि यस इट इज गोइंग टू बी ऑफेंसिव। और जिस तरह पुतिन जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो झुकने वाले नहीं है। तो यदि अमेरिका या यूक्रेन भी अपने कदम पीछे नहीं हटाता नाटो ज्वाइन करने के नाम पे, तो ये वॉर संभव है। और फिर ये यदि एक बार शुरू हो गया तो फिर ये परमाणु युद्ध होगा और एक विश्व युद्ध का रूप लेगा जिससे पूरा विश्व जो है वो तहस नहस होगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, बट अभी कुछ कर भी नहीं सकते हम यहाँ बैठ के। बिल्कुल। सुमन जी, आपका क्या पक्ष है? अगर यही सवाल मेरा आपसे हो कि इसे अमेरिका ने काउंटडाउन करार यहाँ पर दिया है, युद्धाभ्यास वहां पर किए जा रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल तृतीय विश्व युद्ध के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। जैसे कि अभी भी सर ने भी बताया कि हमें बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो पिछले 1.5 महीने से जो चल रहा है, इसमें मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा जा रही है और इसमें सही चीज किसी को नहीं पता है और सिर्फ एक माहौल, डर का माहौल बनाने वाली बात है। जिस तरह की स्टोरीज मीडिया में आ रही हैं, प्रिंट में, टीवी में और इंटरनेशनल चैनल्स में, और अमेरिका जिस तरह की बयानबाजी दे रहा है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि आप यूक्रेनियंस को देखिए, उनसे बात करिए तो वहाँ उन्हें उनके हाव भाव देखकर ये लग रहा है कि वहाँ जिंदगी तो चल रही है नॉर्मल। हाँ, एक सतर्कता वाली बात है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसे कोई डर वाली बात आ गई हो। तो ये रशिया क्या करेगा वो सिर्फ रशिया जानता है और उनके प्रेसिडेंट को मालूम है। तो ये ऐसी इस तरह की बातें करके और एक भड़काऊ वाली बातें करके ये किसी के भी हित में नहीं है और ऐसी वाली चीजों से ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं और इनसे हमें बचना चाहिए सभी कंट्रीज को। और ये जिम्मेदारी सब लोगों की है, इंक्लूडिंग द मीडिया।
बिल्कुल। तो अमरदीप सर, अगर यहाँ पर हम बिल्कुल एकदम करीब पहुँच गए हैं युद्ध के, ये युद्ध यहाँ पर अगर हो गया तो ये तो हमने सारा पक्ष जान लिया, क्योंकि बहुत ही दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। इसे रोकने के क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने भी पहले कहा कि भारत के संबंध अमेरिका और रूस दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा फ्रांस है, इंग्लैंड है, जो अपने आप में विश्व के मतलब अहम किरदार जिसमें अदा कर सकते हैं। इन सारे देशों को इस तरह से बात करनी चाहिए, रशिया को भी समझाना चाहिए और अमेरिका को भी। दे शुड ऑल मतलब बोथ ऑफ देम शुड टेक देयर स्टेप बैक, या कुछ इस तरह का रशिया एश्योरेंस दे कि वी विल नॉट इन्वेड यूक्रेन। तो यूक्रेन भी साथ में ये कहे कि वी आर नॉट, इफ रशिया विल नॉट इन्वेड यूक्रेन तो वी विल ऑल्सो नॉट ज्वाइन नाटो। ऐसा कौन सा वो आग लगी है कि अभी नाटो ज्वाइन करना है? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं और जिनका एक अपने आप में उनका स्टेटमेंट या उनका जो अप्रोच जो है वो एक महत्व रखती है, दे शुड कॉन्टैक्ट दीज टू महाशक्ति, रूस और अमेरिका से मिलाप करें, उनसे संपर्क करें। और बिकॉज हालांकि दोनों को मालूम है कि यदि युद्ध होगा तो उसकी क्या त्रासदी होगी, सबको मालूम है। तो दे शुड अप्रोच देम एंड उनको बोले कि अपने आप को कंट्रोल करें और उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उनका सबका दायित्व बनता है। भारत भी उनमें से एक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइड्स ऑफ एनी ऑफ द कंट्री कि रशिया का साइड लें या अमेरिका का साइड, वो साइड ना लेकर एक न्यूट्रल होकर एक यू कैन से एक ब्रिज का काम करें और दोनों को मतलब किसी भी प्रकार से इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें तो ये संभव है। अदरवाइज फिर अवश्यंभावी हो जाएगा, रोकना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा बहुत दूसरे जो संगठन हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो किसी तरह भी इनको अप्रोच कर, इनको इंस्टेड ऑफ पुटिंग सैंक्शंस की, अच्छा रशिया पे आप ये सैंक्शन लग जाएंगी तो ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, इस तरह की सैंक्शन बाजी या इस तरह के स्टेटमेंट ना देके एक कॉर्डियल रिलेशन के साथ इन सबको स्टॉप करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, आपने इस पूरे मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। जाते जाते लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर अंतिम टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो उसका इफेक्ट जो है सभी देशों पर पड़ता है और छोटा मोटा इफेक्ट हर नागरिक पे आता है। और ये विश्व के जो दोनों महाशक्ति हैं, दोनों बड़े देश हैं, इनको जिम्मेदाराना भूमिका अदा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से इस त्रासदी से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई रिजल्ट अच्छे हासिल होने वाले नहीं है। अल्टीमेटली दे विल रिजॉल्व द मैटर ऑन द टेबल्स ओनली, सो इट्स बेटर दे शुड स्टार्ट डिप्लोमेटिक डायलॉग सो दैट दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व इजीली। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और आपने समय निकालकर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच जो तकरार बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे और इस तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन में कई धमाके हुए। ये धमाके रूसी समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले शहर दोनेत्स्क में हुए थे। अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत भी हो गई और इस बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ साथ परमाणु युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। अब अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें भारत का क्या हस्तक्षेप हो सकता है, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो यूक्रेन से भी संबंध अच्छे हैं और रशिया से भी संबंध अच्छे हैं और अमेरिका से भी संबंध जो है वो भारत के कहीं ना कहीं अच्छे हैं। अब इसे रुकवाने का प्रयास तो यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन जब इन लोगों के बीच में जब इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं तो वाकई में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति अभी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।